190 मिलियन पाउंड केस का जिक्र किया, तो उससे एक तासुर तो सर ये भी जाता है ना, पाकिस्तानी जुडिशरी की जो आलमी लेवल पे रैंक है, दर्जा बंदी है, वो पहले ही हम सब जानते हैं कि क्या है, और वो एक तासुर जाता है कि ये जो है वो इनको डिक्टेट किया जाता है, कहीं से इनको आर्डर मिलते हैं। ये जो बार बार फैसला मुलतवी हो रहा है, इससे भी तो फिर ये तासुर जा रहा है कि बातचीत की वजह से फैसला बार बार डिले हो रहा है, और वही फिर एक तासुर मजबूत हो रहा है कि जुडिशरी को कंट्रोल किया जाता है कि कब रात को 12 बजे 11 बजे भी फैसले सुनाने हैं और कब ये जवाब देना है कि जवाबदार पेश नहीं हुए। हालांकि इससे पहले हम देखते हैं कि तोशा खाना में सजा हुई तब खान साहब मौजूद नहीं थे, और नवाज शरीफ साहब के केस का भी हवाला दिया जाता है, वो तो बाहर थे, उनको सजा आ गई थी। तो इतने तो बहुत सारे केस है जब जवाबदार अंदर मौजूद नहीं होता अदालत में, वो तो फैसले आ जाते हैं, लेकिन इनके लिए जवाज है। और तीसरी मरतबा जी कोई वजूहात किसी सूरत भी ऐसी वजूहात नहीं कि जिसकी गोया कि ये बड़ा खुल के इंप्रेशन जा रहा है कि आप बुनियादी तौर पे इमरान खान साहब के साथ बैक डोर के जरिए कोई डील करना चाह रहे हैं, कुछ यकीन दहानियां लेना चाह रहे हैं, और उसके बदले में फिर आप चाहेंगे कि वो केस के जिसके अंदर हकीकी तौर पे कुछ है नहीं, क्योंकि ये ना तो पब्लिक मनी थी और ना ही उन्होंने इसका कोई जाती फायदा उठाया। अगर कोई एक ट्रस्ट बनी है जिसके नतीजे में एक फिर गोया के यूनिवर्सिटी बनी है, तो उसके बराह रास्त बेनिफिशियरी तो वो नहीं है। तो जाहिर सी बात है जब अगर कोई बैकडोर से मामला तय हो जाते हैं तो फिर आप इस केस के अंदर वो फैसला सुनाएंगे कि जिससे ये लगेगा कि वाकई ये एक बड़ा केस ऐसा था कि जिसकी नौयत खालिस्तन सियासी थी और इसमें उनको आप वाज़ेह तौर पे बरी कर देंगे। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त अदलिया जो है वो बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि माजी में भी हम देखते रहे हैं कि अदलिया के किरदार के ऊपर बड़े सवाल उठते रहे हैं, और अब भी सूरत हाल वैसी है कि गोया कि जो नवाज शरीफ साहब के दौर में थी कि किस तरह उजलत में केसेस को आगे बढ़ाया गया, किस तरह GITs बनी, किस तरह चीज़ों को मैनेज किया गया, और आज भी वो जो खुसूसी अदालतें, एहतसाब अदालतें बिल्कुल उसी तरह माजरत के साथ ऑपरेट हो रही हैं, और वो लगता है कि कहीं से मुमकिन तौर पे डिक्टेशन ले रही हैं, उसकी बुनियाद पर चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। तो इस पे ठीक कह रहे हैं आप कि दुनिया भर में पाकिस्तान के अदलिया का एक मजाक उठता है, और मोर इम्पोर्टेंटली पाकिस्तान के अंदर भी जो आम आदमी है उसका भी अदलिया के ऊपर से एतमाद उठ जाता है कि अगर अदलिया इस तरह बिहेव करेगी बजाय वो खड़े होने के और एक स्टैंड लेने के, और जो भी प्रेशर्स आए, हमने देखा कि 6 जजेस भी थे जिन्होंने खत लिखा था उस वक्त काजी फैसल साहब को कि उनको किस तरह दबाव में ला के बेंचेस की तश्कील की जा रही है, उनसे फैसले लिए जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में इस तरह के जजेस की जरूरत है कि जो हर तरह के अनदेखे प्रेशर्स के सामने खड़े हों और इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ और आइन और कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाए। सही। अच्छा शेर साहब, अब आ जाते हैं ये जो मुतालबात का बार बार जिक्र हो रहा है कि PTI वालों ने ये कल शर्त रख दी कि भाई जुडिशल कमीशन जब तक नहीं बनता, इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ इस एहतजाज के दौरान या 9 मई का, तब तक बातचीत शायद आगे नहीं बढ़ेगी और चौथा मरहला शुरू ना हो पाए। तो जुडिशल कमीशन बनाने में क्या दिक्कत है? आखिर हुकूमत क्यों एग्री नहीं हो पा रही, या इसके पीछे क्या असबाब हैं? क्या एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाह रही? क्योंकि कुछ लोग वो हवाला देते हैं, DGI SPR ने कहा कि अगर जुडिशल कमीशन बनानी है तो फिर जो 2014 में धरना लगा था उसकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, पार्लियामेंट पे हमला हुआ था, PTV पे हमला हुआ था, और ये वाक़यात माजी में भी हुए, तो वहाँ से सिलसिला शुरू होना चाहिए। और यही ISPR साहब के तर्जमान बताते रहे हमें कि हमारे पास वीडियो सबूत भी हैं जिस तरह हमले हुए। अगर सबूत हैं, कमीशन बन जाए तो इसमें आखिर हर्ज क्या है? कोई भी हर्ज नहीं है, क्योंकि आप एक मुल्क की सियासी जमात के जो मरकज में इक़्तिदार में रही है, जिसका सरबराह इस मुल्क का 3.5 बरस तक प्राइम मिनिस्टर रहा है, जिस जमात के सूबे में अब भी तीसरी बार हुकूमत है, वो ऐवान बाला और ऐवान ज़री के अंदर बड़ी तादाद में मौजूद है। आप उस जमात के ऊपर एक इल्ज़ाम लगा रहे हैं सगीन, वो इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं कि आपने एक बाकायदा मनसूबाबंदी के जरिए इस मुल्क के दिफाई इदारों के ऊपर हमला किया है। तो जाहिर सी बात है, फिर जब आप किसी पे इल्ज़ाम लगाते हैं तो कुछ मुलज़म की मारूज़ात भी होती हैं, आपको उनके सुनना पड़ता है, उन पे कान धरने पड़ते हैं, क्योंकि अदालतों के मेरिट के ऊपर वो शहादतें आती हैं, तो भले आप जरूर करें। हम तो कहते हैं कि इस मुल्क के दिफाई इदारों पे हमला आवर कोई भी शख्स हो, वो अंदरूनी हो या बैरूनी, उसके साथ 0 टॉलरेंस होनी चाहिए। लेकिन बुनियादी तौर पे जो आपका बयानिया उस वक्त मुतनाज़ा हो जाता है कि जब आप एक फेयर और इम्पार्शियल फोरम के जरिए इस बात को डिटर्मिन नहीं करते कि जो कुछ 9 मई को हुआ है वो वाकई एक मनसूबाबंदी के तहत हुआ है।
تو اگر ہے ایسا تو بالکل آپ کو بنا دینا چاہیے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ 2014 کے دھرنے میں بھی کچھ ایسا ہوا تھا اور اس وقت بھی کچھ ایسے کردار تھے کہ جن کا پس پردہ کوئی رول تھا, تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر تحریک انصاف کے ان لوگوں کو نہیں کہ جو 126 دن پارلیمان کے سامنے بیٹھے رہے ہیں, بلکہ ان کو سپورٹ کرنے والوں کو بھی پھر کٹہرے میں لانا پڑے گا آپ کو. تو پورا کریں کام. ہم تو کہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر ایک روتھلیس اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, اور وہ لوگ کہ جو وردی میں ہیں یا وردی کے بغیر ہیں, سب کا بلا تفریق جب تک احتساب نہیں ہوگا تب تک یہ ملک آگے نہیں بڑھ پائے گا. فوجی عدالتوں سے متعلق کیس چل رہا ہے, تو آج کیا آرگومنٹ ہوئے وہاں پہ آپ کو معلوم ہے کہ جج صاحب نے یہ سوال کیا ہے گویا کہ استغاثہ کے وکیل سے کہ بھائی یہ جو کور کمانڈر ہاؤس لاہور کے اندر حملہ ہوا ہے, تو گویا کہ اس کو جو دفاع نہیں کر سکے فوجی افسران, کیا ان کے خلاف بھی کوئی کاروائی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ تو جواب نفی میں تھا کہ کوئی کاروائی نہیں ہوئی. تو بھائی جن کا کام تھا کہ اس دفاعی ادارے کی حفاظت کرنا, وہ سب کہاں پہ تھے؟ اور اگر انہوں نے نیگلیجنس شو کی ہے تو سب سے پہلے تو ان کا ملٹری ٹرائل ہونا چاہیے, لیکن وہ تو آپ نے کیا نہیں ہے. تو ان چیزوں کو لے کے پھر شکوک و شبہات اٹھتے ہیں, جس کی وجہ سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید آپ کسی ایک جماعت کو دیوار سے لگانے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. بنیادی طور پہ آپ کا مقصد کسی کو سزا دینا یا اصل مجرموں کو سزا دینا اس سے مقصود نہیں ہے.